गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पूरी तरीके से, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल को। सबसे पहले इसमें लास्ट 3 वीडियो से पहले मैंने आपको सबसे पहले गैल्वेनिक सेल की मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर बताई थी, और लास्ट जो आपका लेक्चर था वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, और सेल इक्वेशन पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ के बारे में। ओके, देखो एक चीज़ बता दूं मैं कि जब आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड होने वाली मिलने वाली है वो 3 जनरल चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, कि इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है, सेकंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, और थर्ड होता है टेम्परेचर पर। तो आज हम उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इन 3 पॉइंट्स के ऊपर स्टडी करना चालू कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड की नेचर कैसे डिसाइड की जाए। ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, एक्सचेंज होता है। तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की नेचर कितनी है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा गया उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन लेन देन की नेचर को, टेंडेंसी को समझना है तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन की लेन देन की, एक्सचेंज करने की नेचर को शो करता है, पहली चीज़। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिपेंड करेगा वो होता है आपका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, क्योंकि आयनों के साथ उसका इक्विलिब्रियम होगा। तो कंसंट्रेशन का क्या रोल होने वाला है और टेम्परेचर का क्या रोल होने वाला है, तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के लिए नेल्स इक्वेशन आप पढ़ेंगे, जहाँ पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के आधार पर आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज़्यादा करेगा उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा इसी के साथ पढ़ेंगे हम सेल पोटेंशियल या ईएमएफ के बारे में। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक है आपका किस चीज़ के लिए, जिस मेटल को आप यूज कर रहे हो उस मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेने देने की प्रवृत्ति कितनी होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेन देन होता है तभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन लेने पर ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी रेडॉक्स अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वही आपका किस रिजल्ट में आता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रूप में आता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इससे पहले मैं एक बता दूं पोटेंशियल क्या होता है, पहले इसको समझें पोटेंशियल होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपने यहाँ पर एक पानी की टंकी भरी हुई है और यहाँ तक इसमें पानी है। ओके, और इसी लेवल पर आपकी क्या है, एक टंकी और भरी हुई है जिसमें भी इसी लेवल के बराबर पानी है, और इन दोनों को आपने पाइप से जोड़ दिया। अब आपसे कहा जाता है कि पानी का फ्लो किधर है, लेवल बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, ये एक ही लेवल पर है। तो आप कहेंगे पानी का फ्लो नहीं है, पानी तो है पर फ्लो नहीं है। और अब यदि आप इसके लेवल को 1 को कम कर देते हैं, यहाँ है, तो आप देखेंगे कि पानी का फ्लो किधर होगा, इधर। और कब तक होगा, जब तक इन दोनों का लेवल इधर से कम होता जाएगा और ये लेवल बराबर ना हो जाए। और क्या इसका लेवल आप ज़्यादा कर दें तो फिर आपका पानी किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यदि दोनों का जो वाटर का प्रेशर है अगर वो सेम है तो वाटर का फ्लो नहीं है, और वाटर हमेशा हायर प्रेशर से किधर जाएगा, लोअर प्रेशर की ओर, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का प्रेशर वापस क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। बस यही कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में है। जैसे कि आपका एक मेटल का वायर है और यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं मैंने। अब आपको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश का मूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रोल होता है वो होता है इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पर। अब पोटेंशियल क्या होता है, तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एकांक यानी कि यूनिट प्लस चार्ज को एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु पॉइंट पर, निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि E पोटेंशियल बराबर होता है W/Q।
एकांक पॉजिटिव चार्ज, अगर ये चार्ज आपका एकांक है 1 है तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका W। तो एकांक धनावेश को कहाँ लाना है आपको, इफ़ Q इक्वल टू क्या हो, एक गुलाम ए। तो एकांक धनावेश को आप जब किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं तो वहाँ पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल कहलाएगा। और यदि धनावेश को यहाँ लाने पर और यहाँ लाने पर किया गया कार्य सेम है तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और जब सेम पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इनमें, मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे लेकिन फ्लो नहीं होगा। आवेश तो है पर आवेश का प्रवाह नहीं है, यानी कि धारा नहीं है। और जब आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, जैसे कि एक प्लस पोल और माइनस पोल बनाते हैं, तो प्लस के तरफ प्लस को लाओगे तो किया गया कार्य ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। और इधर आप इधर लाओगे तो इधर आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आपकी धारा किधर बहेगी, प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करने लगेंगे, माइनस से प्लस की ओर। यानी कि पोटेंशियल क्या करता है, तो पोटेंशियल वह काम करता है, एक दाब उत्पन्न करता है धारा के लिए, आवेश के प्रवाह के लिए। यदि दो बिंदुओं का पोटेंशियल समान होता है तो वहाँ पर आवेश होगा पर प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना ही वह फ्लो होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया, जितना इसका लेवल कम करोगे उतना ही डिफरेंस आएगा और उतना ही फ्लो तेज होगा। और जैसे जैसे लेवल बराबर आता जाएगा वैसे वैसे फ्लो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आया ये चीज़। अब आपको उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में समझना है इसको कि वहाँ पर ये डिफरेंस आता कहाँ से है, ठीक है। और ये जब सेल काम करता है तो डिफरेंस कैसे कम ज़्यादा होता जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी धारा। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में धारा बहेगी और अगर आप साल्ट ब्रीथ नहीं लगाते तो थोड़ी समय बाद धारा बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो यही कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता हूँ आप, ठीक है ना। तो अब अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका पोटेंशियल कि किसी भी धनावेश को, एकांक धनावेश को जब आप कहाँ लाते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाते हैं किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो वर्क किया जाएगा, ठीक है ना, वह वर्क क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल वर्क होगा। तो वह वर्क क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल कहलाएगा। ओके। अब ये पोटेंशियल आपका सेल में किस तरह से आता है और किस तरह से डेवलप होता है, और उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो देखो, मिटा दूँ इसको, चलो जहाँ पर मैं मिटाता हूँ उसके पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसको। अब आप इलेक्ट्रोड के अंदर उसके पोटेंशियल की बात करें कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है और किस तरह से जनरेट होता है। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, एक मेटल रोड लेता हूँ और उसको, मेटल को, कोई भी मेटल रोड है उसको मैंने उसी के आयन के अंदर क्या किया, डुबो दिया है। जैसे Zn रोड है और इसी को ZnSO4 यानी कि Zn आयन के अंदर डुबो रखा है। क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ ली, एक और इलेक्ट्रोड लिया कोई अन्य और उसको उसी के आयन में, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड लिया और कॉपर को ही यहाँ पर आयन के बीच में डाल दिया, ठीक। और तीसरी कंडीशन, एक इलेक्ट्रोड वो लिया, ये तीसरा केस जहाँ पर ये मेटल है और ये मेटल के आयन है, इसको डुबो दिया गया है। यानी कि तीनों मेटल रोड है, इलेक्ट्रोड है और उसी को उसी के आयन में डुबो दिया गया। आपको पता है कि डीएनए सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में, आयन के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है और दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग पात्र में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन होगी। तो जब आप किसी मेटल को मेटल आयन के साथ आयन के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो वहाँ पर पहली घटना ये हो सकती है कि यहाँ से मेटल के आयन इसे टकराएं, टकराने के पश्चात यहाँ का जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें, यानी कि Zn इलेक्ट्रोड रिलीज कर दे किसमें, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, त्याग दिए। जब ऐसा होता है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रोड का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो इस रोड पर क्या जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या चलेगा, आपका माइनस चार्ज। और Zn+2 के रूप में आया तो +2 चार्ज अंदर आ रहा है, तो सॉल्यूशन में आपका इसके चारों ओर क्या जमा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो आया समझ में। या तो ये घटना होगी। सेकंड, मेटल आयन से टकराते हैं और यहाँ पर जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये ग्रहण कर लेता है। जैसे कि कॉपर+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल से क्या किए, रोड से ग्रहण किए और किस में आ गया, ये कॉपर में। तो यहाँ से आपका पॉजिटिव आयन जाएगा और किस रूप में मुक्त हो जाएगा, कॉपर के रूप में। यहाँ पर आपका Zn जाएगा और किस रूप में मुक्त हो जाएगा, Zn+2 के रूप में।
तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर तो आपका क्या जमा होने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर +2 आयन आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके क्या बच जाएंगे, नेगेटिव सल्फेट आयन। तो इसके चारों ओर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। क्लियर है, बराबर है। अब देखें, एक ऐसा भी हो सकता है कि मेटल यहाँ से टकराए और कुछ ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, ये वापस आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, शून्य इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रोड न तो रिडक्ट होगा न ऑक्सीडाइज होगा। तो 3 टेंडेंसी है। अब मैं बात कर रहा हूँ पहली और दूसरी टेंडेंसी की। जब आपका मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जेड आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। मेटल की जनरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पर आपका जो टेंडेंसी होगी, इसको कहा जाता है सॉल्यूशन प्रेशर। क्या कहा जाएगा, विलियन का दाब, सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर मेटल को इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी को दर्शाता है। जिसका सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्लियर, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ यदि आपका इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक, और ये फ्री हो गया, तो यहाँ पर ये जो टेंडेंसी कहलाएगी, ये कहलाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयन। और जब आप किसी रोड को डुबोते हो तो वहाँ पर दोनों ही काम करेंगे, ये चीज़ भी चलेगी और ये चीज़ भी चलेगी। यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर भी होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। लेकिन जब सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोड त्यागा जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और यदि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ओके, और वह क्या होंगे, आपके रिडक्ट हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें होती हैं। ये केस कब होगा, जब आपका सॉल्यूशन प्रेशर जो है वो ज़्यादा है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। और ये जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है किससे, सॉल्यूशन के प्रेशर से, तो ये घटना घटित होगी, रिडक्शन होगा। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को पहले वाले को देखें, Zn Zn+2 के या माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, तो इस पर माइनस होने के कारण इन प्लस आयनों को वापस क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, आपके Zn+2 ज़्यादा हो गए, डेंस हो गए, तो Zn+2 इसकी ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अब क्या करेगा, Zn+2 यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा और वापस किस में बदल जाएगा, Zn में। यानी कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है कि Zn+2 इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो अंदर क्या है, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज वापस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वापस चलता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में जाएगा, कॉपर वापस इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसमें बदल जाएगा, कॉपर +2 में, और एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। ये होगी। अब उसके बाद क्या होगा, तो जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है तब क्या होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव है और इस आपका जो जंक्शन बना है, जो संधि पृष्ठ है किसमें, मेटल और सॉल्यूशन की सरफेस पर जहाँ दोनों मिल रहे हैं, यहाँ मेटल और यहाँ सॉल्यूशन, तो इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, आयनों का एक जंक्शन तैयार हो जाता है। एक तरफ माइनस चार्ज होगा, एक तरफ क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो इस मेटल और इस आयन दोनों के बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण अब यहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो गया है। और इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि किसी भी मेटल को उसी के आयन में डुबोने पर मेटल और आयनों के मध्य उत्पन्न इलेक्ट्रोड डिफरेंस, आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को ही क्या कहा जाएगा, उसका इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयनों के विलयन में, सॉल्यूशन में डुबोने पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच जनरेट उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, आया समझ में?
इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन में डुबोया जाए तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मेटल और सॉल्यूशन की जो आपकी सरफेस होगी वहाँ पर एक आयनों का जंक्शन मिलेगा और उसी के कारण दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं आपके, एक तो ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला। यदि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो यानी कि इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। ये कब होगा, जब सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा हो, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोड डुबोया जाए और इलेक्ट्रोड वहाँ पर ऑक्सीकृत हो तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीकरण। और अपचयन हो यानी कि अगर वहाँ पर धातु जो इलेक्ट्रोड लिया है वह रिडक्शन होता है उसका, तो वहाँ पर कहलाएगा ई रिडक्शन यानी कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यहाँ पर अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहलाएगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा, आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ओके, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाए और इलेक्ट्रोड ऑक्सीकृत हो तो वहाँ पर उत्पन्न विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। और यदि किसी धातु को या इलेक्ट्रोड को उसी के आयन में डुबोया जाए और यदि इलेक्ट्रोड का रिडक्शन या अपचयन होता है तो वहाँ पर अपचयन होने पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहा जाएगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। ओके, चलो इसको उतार लो। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा जो समझाया है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बार वापस इसको आप समझ लें और समझने के बाद आप इसको अच्छी तरह से उतार लें, ठीक है ना। तो मैं इसको वापस समझा दूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के विलयन में डुबो दिया जाए तो धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वह उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। फिर मैंने 2 तरीके बताए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ई ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी के धातु आयन के विलयन में डुबोने पर यदि धातु इलेक्ट्रोड ऑक्सीकृत हो, जैसा कि यहाँ, ठीक है ना, ये Zn का केस है, तो ऑक्सीकृत हो तब इलेक्ट्रोड आयन और उनके मध्य उत्पन्न विभवांतर जो यहाँ पर पोटेंशियल उत्पन्न होगा, वही डिफरेंस उत्पन्न होगा, वही इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और अपचयन सेम ऑक्सीडेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर केवल इस जगह पर ऑक्सीकृत की जगह क्या जाएगा, अपचयन। तो वहाँ पर यदि इलेक्ट्रोड का अपचयन हो तो उस स्थिति पर आपका क्या कहलाएगा, वह अपचयन। जैसा कि ये कॉपर के केस में था, इलेक्ट्रोड पर प्लस आएगा और सॉल्यूशन में क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ऑक्सीकरण जब होता है तो वहाँ पर सॉल्यूशन जो प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, और उल्टा जब होगा यानी कि रिडक्शन जब होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ओके, आप इसको उतार लीजिए और यह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके तीनों चीज़ों की डेफिनेशन हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों ध्यान रखो कि वर्तमान में जो ट्रेडिशन है यानी कि जो परिपाटी बनाई गई है, तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोड की विभव को IUPAC ने हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में ही माना है। यानी कि आपको जो वैल्यू दी जाती है, ठीक है, या किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो किया जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में ना होकर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में ही शो किया जाए, ऐसा IUPAC का कहना है, ठीक है ना। वहाँ पर किसी भी धातु को यदि आप उसकी विलयन में डालते हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है उसको किस रूप में शो किया जाएगा, चाहे वहाँ पर ऑक्सीकरण हो चाहे रिडक्शन हो, पर उसको व्यक्त किस में किया जाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में किया जाएगा। और हमेशा इसमें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन हाँ वैल्यू में प्लस और माइनस अपोजिट होगा उसका। तो ई रिडक्शन इक्वल ई ऑक्सीडेशन माइनस। एग्जाम्पल से समझें, जैसे Zn+2 में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आता है
वो क्या होगा आपका -0.76 वोल्ट, ये ई ऑक्सीडेशन है। लेकिन IUPAC कहती है कि यदि आपको इसको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल शो करना है तो Zn+2 = 0.76 माइनस है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn+2 के रूप में। लेकिन IUPAC क्या कहती है कि इसको आप कैसे शो करोगे, Zn+2 इन Zn। ये क्या हो गया, रिडक्शन, ये तो ऑक्सीडेशन है, 0 से +2 में जाना, ये +2 से 0 में आना, तो यहाँ पर वैल्यू यही होगी, पर यहाँ पर क्या साइन होगा आपका, प्लस होगा। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि अधिकतर बच्चों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल जो यहाँ पर आता है, आसान सा आता है कि वैल्यू रखनी होती है, लेकिन वह वैल्यू इस जगह पर गड़बड़ हो जाती है कि वहाँ पर जनरली आपको ये दिया जाएगा रिडक्शन दिया जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन के रूप में दे देता है, तो आपको जो वैल्यू रखनी है वो किस रूप में रखनी है, रिडक्शन के रूप में रखनी है। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के रूप में रखोगे तो वहाँ पर प्लस है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, माइनस में। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बताऊंगा ऐसे एग्जाम्पल भी आपको, कि जहाँ पर आपको वैल्यू जो दी जाती है तो IUPAC कहती है उसको रिडक्शन के रूप में ही शो किया जाएगा। तो रिडक्शन में करो चाहे ऑक्सीडेशन में करो, पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आएगा, हाँ, लेकिन वहाँ पर डायरेक्शन यानी कि प्लस और माइनस हो जाता है, तो E रिडक्शन = -E ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है, ये आप इसको उतार लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यहाँ पर आप थोड़ी सी मात खा सकते हैं, आते हुए भी आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर Zn का एग्जाम्पल लिया है, ओके, उतारें इसको, चलो। अब इलेक्ट्रोड विभव के बाद एक टर्म और है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो ये वही है कि मेटल को मेटल के आयन में डुबोने पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन मानक शब्द का मतलब क्या है कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और जो सॉल्यूशन लिया जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 m कंसंट्रेशन हो, सांद्रता। यानी कि किसी इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो सॉल्यूशन है जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 m सॉल्यूशन में डुबोने पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के मध्य उत्पन्न जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को क्या कहा जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव या E नोड द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी के आयनों वाले 1 m सांद्रता वाले विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ओके, यानी कि E नोड। E नोड कब काम में लिया जाएगा, जब आपका टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री, और उस जिस सॉल्यूशन में डुबोया गया उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 m। तो उसी के आयनों वाले 1 m सांद्रता वाले विलयन में डुबो दिया जाए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वह आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कहलाएगा। और यदि ऑक्सीडेशन है तो वहाँ पर ये कहलाएगा E नोड ऑक्सीडेशन, और यदि रिडक्शन होता है वहाँ पर तो ये कहलाएगा E नोड रिडक्शन। और जो पोटेंशियल मैंने बताया था E नोड रिडक्शन = E नोड ऑक्सीडेशन होगा, केवल यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस साइन लग जाता है।
तो आपको जो भी वैल्यू दी जाती है किसी इलेक्ट्रोड की, वो किस रूप में दी जाती है, ई नोड के रूप में दी जाएगी, और वहाँ पर किस रूप में दी जाएगी, रिडक्शन के रूप में दी जाएगी। ठीक, और यदि आपको ऑक्सीडेशन के रूप में शो कर ले वो, तो आपको उसमें साइन चेंज करना है, अपोजिट साइन हो जाएगा, तो वह किस में बदल जाएगा, ई नोड रिडक्शन में बदल जाता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये हो जाएगा मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव, क्योंकि आप सेल हो गए। तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो सेम परिभाषा हो जाएगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 m आयनों के सॉल्यूशन में उसको डुबोने पर यदि वह ऑक्सीकृत होता है इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पर उत्पन्न जो आपका जनरेट होगा पोटेंशियल, वह क्या कहलाएगा, मानक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव। और यदि वहाँ पर उसका रिडक्शन होता है तो वह क्या कहलाएगा, मानक अपचयन विभव कहलाएगा। जो अपचयन की परिभाषा विभव की है और ऑक्सीकरण विभव की वही डेफिनेशन रहेगी, केवल वहाँ पर दो टर्म लग जाएगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 m सांद्रता। तो उस जगह पर ये क्या कहलाएगा, आपका स्टैंडर्ड कहलाएगा। ओके, चलो उतार लो इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ई सेल, यानी कि सेल विभव, सेल पोटेंशियल के बारे में, और उसी के साथ ई स्टैंडर्ड सेल। अब आप देखें सेल विभव क्या होता है। तो आपको पता है कि एक विद्युत रासायनिक सेल होता है, उसमें क्या होते हैं, दो अर्ध सेल होते हैं, हाफ सेल होते हैं, जैसा कि आपने डेनियल सेल में देखा है। इस तरह से क्या होंगे, आपके दो हाफ सेल होते हैं। ठीक है ना। एक तरफ कॉपर होता है और कॉपर +2 का सॉल्यूशन होता है, एक तरफ Zn होता है और एक तरफ आपका Zn+2 का सॉल्यूशन होता है। अब ये आपका हाफ सेल है, इसमें जब इस Zn की रोड को आप जब Zn आयन में डुबोते हो तो यहाँ पर आपका E ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर इसका क्या होगा, आपको पोटेंशियल प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या होगा, E रिडक्शन होगा और इसका पोटेंशियल होगा। यानी कि दोनों हाफ सेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रोड डुबाया गया है उस इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल है। तो जब वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इनके डिफरेंस को क्या कहा जाता है, सेल पोटेंशियल कहा जाता है। कब, जब यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है। यानी कि आप जब इसको डुबोते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या आता है, और इसको अलग करके आप जब अलग पात्र में डुबो रहे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या आ रहा है। तो दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही उसका क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल कहलाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीज़ें आएगी, एक तो सेल विभव आएगा सेल पोटेंशियल, एक आएगा पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल पोटेंशियल तब होता है जब आपने इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ, दोनों अलग अलग है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव आ रहा है और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव आ रहा है, दोनों अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव का जो डिफरेंस है वह क्या कहलाएगा, आपका सेल पोटेंशियल कहलाएगा। और जब आप इसको जोड़ देते हैं तो अब धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पर इसका पोटेंशियल बदलेगा, इसका पोटेंशियल भी लगातार बदलता जाएगा। तो जब धारा प्रवाहित हो तब दोनों अर्ध सेल जो हैं इनके इलेक्ट्रोड विभव के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आई चीज़। एक तो कब, यानी कि सेल ई सेल क्या कहलाएगा, ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब आप धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तब सर्वाधिक क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ मिलेगा। और जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है कि जब ये क्रिया करता है तो दोनों के पोटेंशियल में क्या होता है, चेंज आता है। तो वहाँ पर ई सेल का जो आपका आया है उससे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या मिलने वाला, आपको कम मिलने वाला है। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है कि किसी सेल के दोनों अर्ध सेल, दोनों हाफ सेल, अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर डिफरेंस सेल विभव कहलाता है। जब परिपथ खुला हो, यानी कि धारा बंद हो, सेल विभव क्या हो जाता है कि जब दोनों अलग अलग रख दिए आपने, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तब इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा वह उसका क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक, और उसी को क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाएगा। क्लियर है ये?
ध्यान रह जाएगा कि ई सेल क्या होगा, तो जब आपने इसको जोड़ा नहीं है तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये मैक्सिमम डिफरेंस पर होगा। यहाँ पर इन दोनों का जो विभवांतर होगा वो सर्वाधिक होगा। और जैसे ही आप जोड़ते हो तो इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो जो मैक्सिमम आपका ईएमएफ या ई सेल है उससे विभवांतर जब आपका परिपथ चालू हो जाता है, धारा प्रवाहित करने लग जाते हैं, तब वह विभवांतर लगातार क्या होगा, इनका घटता जाएगा। तो ये हो गया आपका किसकी डेफिनेशन, सेल विभव की या ई सेल की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक, तो ई सेल या ईएमएफ तो एक परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि इसका मान सदैव क्या होगा, ईएमएफ का मान सदैव क्या आएगा आपका, पॉजिटिव होता है। और इसको पॉजिटिव प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, माइनस ई एनोड। मैंने कहा था यूपीएससी में किसको लिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल को लिया जाता है। तो जहाँ पर रिडक्शन होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट साइड माइनस ई लेफ्ट साइड होगा सेल का। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल के लिए। जो कैथोड का है यानी कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है, यानी कि आप इस डेनियल सेल की बात करें तो एक डेनियल सेल के लिए क्या हो जाएगा, ये ई सेल इक्वल ई कॉपर +2 कॉपर माइनस ई Zn+2 Zn। मैंने कहा रिडक्शन लेना पड़ेगा यहाँ, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ई सेल कहलाएगा। समझ में आ गया। और इसी को क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। और यदि ये इलेक्ट्रोड विभव वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1m सॉल्यूशन में डुबोया जाए और तब जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हो रहा है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर लिया जाए तो वहाँ पर ई सेल भी क्या कहलाएगा, आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि मानक स्थितियों पर। तो आप पहले इसको उतार लें। अब ई स्टैंडर्ड सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो ई नोड सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब हो जाता है कि दोनों इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया गया है वो कहाँ लिया गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया गया है, मानक स्थिति पर। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन्हीं के आयनों के 1m सॉल्यूशन में डुबोया गया है, और फिर जो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है उसके डिफरेंस को क्या कहा जाता है, ईस्ट नोड सेल कहा जाता है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहा जाएगा। और वही जब परिपथ आपका क्या हो, खुला हो, ओके, यानी कि धारा नहीं बह रही है, तो मानक स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रोड विभव का जो डिफरेंस है वह क्या कहलाएगा, आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाता है। और ई नोड सेल बराबर हो जाता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ओके, चलो इसको उतार लो, यस स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका था सेल पोटेंशियल के बारे में। ठीक, इसके पहले मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब अपन देखते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ और आपका पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या चेंजेज हैं, अंतर क्या क्या है। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ सेल पोटेंशियल, यानी कि ई सेल या ईएमएफ, और दूसरी तरफ है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। तो पहली चीज क्या है, ईएमएफ कब प्राप्त होता है आपको, दोनों अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जब परिपथ खुला हो। खुला परिपथ का मतलब धारा नहीं बह रही है, सर्किट नहीं है, कनेक्शन डिसकनेक्ट कर रखा है, और ये हो जाता है दोनों अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जब
परिपथ में धारा प्रवाहित हो। पहली चीज़, ईएमएफ कब आता है? जब आपका परिपथ खुला हो, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं हो, बंद हो। और ये तब आएगा जब आपका परिपथ क्या हो? परिपथ में धारा बह रही हो। दूसरी चीज़, ईएमएफ जो होगा सेल का अधिकतम विभवांतर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पर क्या होगा? अधिकतम होगा। और ये सदैव ईएमएफ से कम प्राप्त होगा, क्योंकि धारा बहेगी तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कम होता जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपके मेजर दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? चलो इसको उतार लो। मिटा दूं? तो अब तक आपने क्या पढ़ लिया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझ में आ गया। फिर आपने पढ़ा है सेल पोटेंशियल के बारे में। फिर पढ़ा है आपने सेल पोटेंशियल या ईएमएफ के बारे में। फिर पढ़ा है आपने ई नोड इलेक्ट्रोड के बारे में। और फिर पढ़ा है आपने ई नोड सेल के बारे में। ये पॉइंट आपके हो गए। अब एक चीज़ आती है मेन, कि आपको ई स्टैंडर्ड सेल निकालना है। परिपथ में धारा नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल चाहिए आपको। अब किसी भी अर्ध सेल का पोटेंशियल, यानी कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि एक अर्ध सेल जब आप लेते हैं तो जब तक आपका सेल पूरा नहीं होगा तब तक आप इसमें से धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आप इसका मेजर कैसे करोगे? तो इसको मेजर करने के लिए अब आपको एक हाफ सेल और चाहिए, तब जाके इसको कंप्लीट सेल बनाया जाए। और फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? परिपथ बनने के बाद आप उसमें प्रवाहित होने वाले ई सेल का मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक अन्य सेल को और लेना पड़ेगा। और वो जो सेल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेकंड हाफ सेल रेफरेंस कहलाएगा, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब संदर्भ इलेक्ट्रोड एक ऐसा चीज़ है जो इस कंडीशन पर हो कि सभी के साथ समानता का व्यवहार कर सके। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो नेचर है वो लगभग मिड हो, यानी कि जितना लेने की पावर रखता है, ऑक्सीडेशन की पावर रखता है, उतनी रिडक्शन की हो। और ऐसी जगह सबसे ऐसा जो एलिमेंट है आपको सबसे बढ़िया मिला वो क्या था? हाइड्रोजन था। और इसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है किसके लिए? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में। यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव आपको मेजर करना है, ज्ञात करना है, उसके लिए दूसरा जो हाफ सेल लगाया जाएगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाया जाएगा, इस हाफ सेल को लगाया जाएगा। और फिर उसके साथ जोड़कर प्रत्येक इलेक्ट्रोड का क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट या सेल पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे किया जाए। ओके, क्योंकि सेल पोटेंशियल हमने बताया ना, जब धारा प्रवाहित न हो तब आपको इलेक्ट्रोडों के बीच का डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ओके, और वहाँ पर मैंने अभी जो डिफरेंस बताया था उसमें एक डिफरेंस और था। ठीक है, वो मैं छूट गया, उससे तीसरा लिख लेना उसमें जो डिफरेंस है उसमें, कि वहाँ पर आपका ईएमएफ का मेजरमेंट जो है बिना धारा प्रवाहित किए जाएगा, इसलिए वहाँ पर उसको वोल्टमीटर द्वारा उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर क्या लिया जाएगा? पोटेंशियोमीटर काम में लिया जाता है, विभव मापी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। जबकि विभवांतर को हम किससे ज्ञात करते हैं? वोल्टमीटर के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट, कि इसका मापन किससे किया जाएगा? पोटेंशियोमीटर द्वारा किया जाएगा, यानी कि विभव मापी द्वारा किया जाता है। और ये क्या लिखा जाएगा? वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। तो आप उसको अपडेट कर लें। अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन। पहली चीज,
एक अर्ध सेल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र नहीं किया जा सकता है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि जब तक आप पूरा सेल नहीं बनाओगे तब तक आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली है, तो मेज़र नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया जाएगा, इसके लिए एक संदर्भ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है, ठीक है, जिसको कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रोड लिया जाएगा हाफ सेल, उसको SHE के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो तीन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई। जब आपको देखना है कि SHE कैसे तैयार किया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से होता है, तो बच्चों बहुत सिंपल सा है। इसको आप कई बार बोर्ड में सीधा केवल डायग्राम पूछा गया है कि SHE का डायग्राम बनाइए, है ना। तो ये SHE इस तरह से होगा, ये ग्लास ट्यूब होती है, और इसमें आपका एक प्लेटिनम वायर होगा जिस पर एक प्लेटिनम की पन्नी लगी होगी। ये PT का आपका क्या होगा, एक PT की थिन पन्नी होगी, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका एक वायर निकल जाएगा, ओके। और इस जगह पर आपकी हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिसका कि प्रेशर रखा जाता है 1 बार। ये आपकी प्लेटिनम लेयर है, प्लेट होगी हल्की सी, और इसको डुबोया जाता है 1 m HCl सॉल्यूशन में। ये इसकी स्ट्रक्चर है। SHE की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये आपका ग्लास का एक पॉट होगा, पात्र होगा, कंटेनर होगा, जिसके अंदर किसको रखा जाता है, इस तरह का एक ग्लास ट्यूब का बना होता है। ये ग्लास ट्यूब है आपकी, जिसमें सील्ड किया गया है एक प्लेटिनम के वायर को। प्लेटिनम क्यों, क्योंकि प्लेटिनम किसी से क्रिया नहीं करता, इनर्ट होता है, तो इसका कोई रोल होने वाला नहीं है। केवल यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, अधिशोषण होगा, जिसके कारण कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, और हाइड्रोजन कितने पर, 1 बार स्टैंडर्ड कंडीशन, 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है, और इसका इक्विलिब्रियम किससे होता है, इसको किसमें डुबोया जाता है, HCl के साथ। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर क्या होगा, ये आपका H2 है, ओके, और इसके साथ कौन है, H+ इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपका इलेक्ट्रोड तैयार होगा। तो आप पहले आप इसका डायग्राम बना लें, फिर मैं आपको SHE की बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं दूसरे का। अब ये एक आपका हाफ सेल हो जाता है। अब जिसका भी आपको निकालना है उसको इसके साथ क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, और फिर सेल पोटेंशियल निकाल लिया जाएगा। और सेल पोटेंशियल निकालने के बाद आप क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाता है। क्योंकि SHE की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर इसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड जो विभव है उसको क्या माना जाता है, 0, 0 माना जाता है, 0.0 ये मान लिया जाता है। मेन चीज़ क्या होगी कि ये आपका जो इसका E स्टैंडर्ड आएगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पर क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। अब इसको 0 मानकर अन्य का क्या निकाल लिया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया जाता है। इसको हम अब सीखने वाले, पहले आप इसको बना लें, ओके, मिटा दूँ। ये आपका SHE होगा, H2H+, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 m कंसंट्रेशन होगी इसकी, और ये होगा किस पर, PT H2, और क्या होगा, 1 बार। ये इस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो मैंने आपको बताए थे कि सेल डायग्राम किस तरह से तैयार किया जाता है। तो PT की सरफेस पर क्या होगा, H2 1 बार, और ये
अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो दो कंडीशन हो सकती है, या तो H2 कन्वर्ट इनटू किस में हो जाता है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है किसी के साथ जोड़ने पर हाइड्रोजन इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको एनोड मिलेगा। और जब ऐसा है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आपका होगा, और ये क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि 2H+ कन्वर्ट इनटू H2 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो ये क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन, और इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका H+ 1m, ओके, कंसंट्रेशन हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा आपका H2 PT की सरफेस पर और 1 बार प्रेशर। तो या तो ये किसी इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ने पर इलेक्ट्रॉन देगा, या यानी कि अगर इलेक्ट्रोड जो जोड़ा है अगर वह इलेक्ट्रॉन देता है तो ये लेगा, और अगर वह इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या करेगा, देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन के रूप में एनोड मिलेगा, और अगर ये लेता है तो क्या मिलेगा आपको कैथोड बनेगा। तो या तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा माइनस चार्ज, और या कौन सा चार्ज आएगा प्लस चार्ज। ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या इसका रिडक्शन होगा। क्लियर? और जब आप इसका पूरे का सेल विभव निकालेंगे तो ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब पहले वाली कंडीशन देखें, यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, एनोड बना है, तो यहाँ पर आपका जो भी ई सेल आएगा उसके बराबर क्या लिखेंगे हम, ई कैथोड, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड लगाया आपने वो बन गया कैथोड, और ये खुद क्या बन रहा है एनोड, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, ई एनोड जो रखोगे आप तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ये किसके लिए है, SHE के लिए, क्योंकि SHE यहाँ पर क्या बना है एनोड, और इसका जो आप पोटेंशियल मानोगे कितना मानोगे 0। और अगर ये कंडीशन आती है तो ई नोड सेल इक्वल क्या हो जाएगा, ई कैथोड, कैथोड कौन बना है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये तो हो जाएगा 0, और ये क्या होगा आपका SHE कैथोड, और माइनस ई नोड एनोड। अब आपको ये तो किससे निकाल दिया जाएगा, वोल्ट मीटर के द्वारा आप इस सेल का पोटेंशियल निकालोगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो अब आप इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये आपका SHE का मैकेनिज्म रहेगा। कब, जब आप किसी इलेक्ट्रोड को इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो दो प्रोसीजर होंगे, या तो जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ऑक्सीकृत होगा, तो ये क्या होगा रिडक्ट होगा, और रिडक्ट होगा तो कंडीशन नंबर कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या मिलेगा आपको कैथोड मिलेगा। और ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल होता है, तो जोड़ने पर आपका जो वोल्ट मीटर लगा रखा है उसमें आप रीडिंग ले लेंगे और उसका विभवांतर ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका ई सेल रख दिया जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ई नोड एनोड। तो एनोड जो भी इलेक्ट्रोड है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, जो एनोड बनेगा, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ जाएगा। और इस तरह से अगर वह इलेक्ट्रोड लेता है तो ये देगा, और देगा तो इसका क्या होगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या मिलेगा एनोड, और एनोड मिलेगा तो SHE की वैल्यू एनोड की जगह 0 रख देंगे, तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड कैथोड मिलेगा, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल निकल जाएगा। चलो उतारो इसको, मिटा दूँ। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, अब Zn के लिए, Zn के इलेक्ट्रोड को आप क्या करेंगे, 1m सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या करेंगे, डाल देंगे, जैसे कि इस तरीके से। ये आपका Zn का इलेक्ट्रोड हो गया, ये इसका क्या है Zn+2 आयन सॉल्यूशन है, 1m कंसंट्रेशन है इसकी, और ये आपका Zn हो गया। और इसको आपने क्या किया, वोल्ट मीटर लगाते हुए SHE से जोड़ दिया।
जहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन है 1 बार पर, और यहाँ पर क्या है, HCl है, यानी कि H+ आयन है, और वो किस रूप में, 1m सॉल्यूशन। ठीक, और अब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे परिपथ में धारा बहेगी और यहाँ पर आपको विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर होगा क्या, तो यहाँ पर क्या होता है, Zn जो होता है वो तो बदल जाता है, Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में, यानी कि ये क्या मिला आपका, एनोड। ओके, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 2H+2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में फ्री हो रहा है, H2 में, तो ये क्या मिलेगा आपका, कैथोड। और जब इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपका 0.76 वोल्ट। ये आपका क्या होगा, पूरे सेल का सेल पोटेंशियल है, ई सेल है। अब आपको Zn का निकालना है, तो अब क्या लिखेंगे अपन, ई नोड सेल इक्वल ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। हो गया। अब आपका ई सेल कितना आया, 0.76 इक्वल ई नोड कैथोड। कैथोड कौन बना है, हाइड्रोजन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0, और ई नोड एनोड कौन है, Zn। ओके, अब आप ई Zn निकालना चाहते हैं, तो ई Zn कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। आ गया समझ में। और जब भी किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नेगेटिव आता है, इसका मतलब है क्या मिलेगा आपको, एनोड मिलेगा। और जब भी एनोड मिलेगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जब नेगेटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो नेगेटिव वैल्यू क्या करती है, नेगेटिव ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन त्यागने को दर्शाता है, त्यागने की प्रवृत्ति या नेचर को दर्शाएगा, ये ध्यान रखें। और जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसकी उतनी ही उससे ज़्यादा त्यागने की होगी। जैसे एक मेटल का नेगेटिव आ रहा है 0.11 और दूसरे मेटल का आ रहा है 0.22, तो यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि m ये 1 है और ये m2 है। तो m1 की तुलना में m2 जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की नेचर ज़्यादा होगी। अब एक और देखते हैं, Zn के बाद कॉपर का इलेक्ट्रोड पोजीशन कैसे निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रोड कॉपर का इलेक्ट्रोड पोजीशन निकालने के लिए वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक तो आपका रेफरेंस सेल जो है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, समझ में आ गया होगा। इस रेफरेंस SHE को किसके साथ जोड़ देते हैं, कॉपर के साथ, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, जो कि 1m कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया गया है। ठीक, बाकी यहाँ पर 1 बार प्रेशर है, हाइड्रोजन है, वो सारी चीज़ें वही होगी। और इसको वोल्टेज से जोड़ देते हैं। जोड़ने पर इस सेल का पोटेंशियल जो आता है 0.35 वोल्ट आता है, 34 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पर हुआ क्या कि कॉपर की तुलना में यहाँ बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, H2 कन्वर्ट इनटू 2H+2 इलेक्ट्रॉन, और ये -चार्ज देगा तो ये बनेगा आपका एनोड। और यहाँ पर कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में रिड्यूस हो रहा है, कॉपर में। तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, कैथोड, है ना। इसको पूरे को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले डेनियल सेल बड़ी अच्छी तरह समझा रखा है मैंने। तो जो डेनियल सेल का जो आपका वीडियो है नहीं देखा हो तो पहले डेनियल सेल को समझ लें आप, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका कैथोड हो गया। अब आप ई सेल, ई नोड सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ओके, कैथोड कौन बना है, कॉपर। ई सेल कितना है, 0.34। कैथोड कौन है, तो ई कॉपर है, और माइनस ई एनोड कौन बना है, SHE, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0.0। तो ई कॉपर का इलेक्ट्रोड वो जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0.35 पॉजिटिव वोल्ट। इस तरह से अलग अलग मेटल्स को जितने भी आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको SHE से साथ जोड़ दिया जाता है और ई सेल निकाल लिया जाता है, और ई सेल से फिर वह एनोड या कैथोड बने, उस आधार पर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है। तो एक चीज़ बता दूं, जिसका इलेक्ट्रोड वो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, अगर आप नेगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ये ध्यान रखें। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आपकी बढ़ेगी
वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की नेचर बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की नेचर मतलब खुद का ऑक्सीकरण हो जाए, सामने का क्या करेगा, रिडक्शन। तो ये अच्छे क्या होते हैं, रिडक्टेंट होते हैं। नेगेटिव वैल्यू अच्छा क्या बना देती है, उसको रिडक्टेंट बनाती है। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव है वह उतना ही अच्छा रिडक्टेंट होगा, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है वह उतना ही इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, और वह उतना ही अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा, ऑक्सीकारक होगा। क्योंकि खुद का रिड्यूशन, जो खुद का रिडक्शन करते हैं तो खुद इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सामने वाले का ऑक्सीकरण भी उतना आसानी से होगा, इसलिए वहाँ पर ये अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं। और भी इसकी जितनी एप्लीकेशंस है हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ई स्टैंडर्ड सेल, इन सब के बारे में मैंने आज आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। इसके अलावा किस तरह से आप एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजर करते हैं एसएचजी के द्वारा, वो मैंने आपको बता दिया है। अब अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इसकी एप्लीकेशन, जहाँ से सारे न्यूमेरिकल आते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेसन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, उस पर रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल और रीजनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन, जहाँ पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के इफेक्ट को समझेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।